हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आप हैं एस के सर के साथ एंड द नेम ऑफ द चैनल इज आवारा फिजिक्स एंड द कोटेशन इज लर्न द वे यू विश। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th, सब्जेक्ट इज फिजिक्स, चैप्टर नंबर 5 and the name of the chapter is electrical circuit. In this channel we are going to be cover CBSE, RBSE and all other state board. So कौन कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ 100% you will understand all the topics in a very easy style. And second one thing which is very important to discuss, आप लोग बहुत अच्छे से समझिए इसको, पूरा वीडियो देखिए बिकॉज एग्जाम बहुत जल्दी होंगे। ऐसा मत समझिए कि एग्जाम नहीं होंगे। It's not the fair decision if you are just taking the risk like that. So and second one thing, please like and subscribe. अगर आप वीडियो देखते हैं पसंद आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड, ओके। एंड थैंक यू सो मच सो कोऑपरेटिंग अस एंड जस्ट सपोर्टिंग अस। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हीरो लोग, आज के टॉपिक कौन कौन से वो बात कर लेते हैं। सो टॉपिक्स टू बी कवर, नंबर 1 हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कंडीशन ऑफ बैलेंस। सेकंड बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। थर्ड बात करेंगे मीटर ब्रिज फॉर्मूला एंड इट्स लिमिटेशन। देखो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने, क्यों मीटर ब्रिज का एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है यहाँ पर। तो जब मैं क्लास में समझाऊंगा तो उसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। मीटर ब्रिज का पर्सनल पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा मैं, ठीक है। सीरीज कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे अननोन फाइंड आउट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन थिंग डिटेल, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट हियर द फर्स्ट टॉपिक बाय विच यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इजी स्टाइल। सो फर्स्ट इज, यहां देख लेना हीरो लोग, व्हीट स्टोन ब्रिज and condition of balance। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कंडीशन ऑफ बैलेंस। तो कैसे करते हैं, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूं सुनाई दे रहा है हीरो लोग। लेट्स स्टार्ट हियर। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस यहां पे अरेंज करने हमें, 4। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। इसका नाम भी देता हूं, P, Q, R एंड S, याद रखना। इन दिस 3 रेजिस्टेंस, in these 3 resistances are known and one is unknown। तो नॉन कौन है, मैं लिख देता हूं यहां पर P, Q, R, ये तो है नॉन। and here the S is unknown। please keep in the brain, S is unknown। this type of arrangement is called व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत अच्छे समझना, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हियर द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें करंट जा रही है IG, रेजिस्टेंस है RG, ये है आपका P,
ये है आपका Q, ये है आपका R और ये है आपका S, ठीक है। और यहाँ से आपका कनेक्टेड है एक सेल है प्लस माइनस, और यहाँ से क्लोज एंड ओपन करने की स्विच की फैसिलिटीज है, तो इसे बोलेंगे K1 स्विच। क्या बोलेंगे? K1 स्विच। बहुत अच्छे समझना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो सी दैट, क्या फिगर का नाम है यहाँ पर? फिगर है यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। सपोज हमने यहाँ पर K1 को क्या कर दिया? क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ से क्या करंट फ्लो होगी? I1। एक तो करंट जाएगी यहाँ पर, सॉरी ये I करंट फ्लो होगी, यहाँ जाएगी I1, ठीक है। तो इधर क्या जाएगी? I2, दो पार्ट में डिवाइड हुई, ठीक है। यहाँ जाएगी I3 और यहाँ पर जाएगी I4, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C और इसका नाम देते हैं D। तो डायग्राम समझ में आ गया। वापस समझा देता हूँ। सेल कनेक्टेड है, P एक रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है और S भी रेजिस्टेंस है। यहाँ जैसे आपने स्विच ऑन किया K1 को, करंट फ्लो हुई, करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई। I1 करंट P रेजिस्टेंस से होती हुई, ठीक है, A से B से C गई, तो ये I3 में कन्वर्ट हो गई, कुछ ड्रॉप हुआ, और यहाँ I2 करंट फिर I4 बन गई, कुछ ऐड हुआ इसलिए। तो I2 R के अक्रॉस फ्लो हो रही है और I4 S के अक्रॉस फ्लो हो रही है और I3 Q के अक्रॉस फ्लो हो रही है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। पॉइंट A, B, C एंड D। तो यहाँ पर ऐसे ही रख रहा हूँ ताकि आपको ये डायग्राम बहुत ज़रूरत है आगे। और यहाँ पर ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, जिसके ऊपर हमें समझना अच्छे से। सो उम्मीद करता हूँ स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम दे रखा होगा और दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है तो आपको बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब क्या कर रहे हैं हम समझना, ठीक है। अब करंट I एस्टैब्लिश हो चुका है, यहाँ पर हमने K1 को क्लोज कर दिया है। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर बात करते हैं बैलेंसिंग की। मैंने क्या बात की थी? बैलेंसिंग की बात की थी। सो कंडीशन ऑफ बैलेंस, कंडीशन ऑफ बैलेंस, ये समझना कंडीशन ऑफ बैलेंस क्या है, एसके सर बताएंगे आपको। तो बहुत अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है, बाद में ऐसा नहीं हो जाए। इन दिस हीरो लोग वी आर एडजस्टिंग, हम एडजस्ट कर रहे हैं, वी आर एडजस्टिंग नॉन रेजिस्टेंस। किसको एडजस्ट करें? नॉन रेजिस्टेंस आर को एडजस्ट कर रहे हैं। नॉन रेजिस्टेंस आर बाय विच द डिफ्लेक्शन इन galvanometer A0 is called condition of balance। इसे क्या बोलेंगे? कंडीशन ऑफ बैलेंस। बहुत अच्छे समझना क्या है कंडीशन ऑफ बैलेंस। आपको क्या करना है? आर को एडजस्ट करना है, इस आर को एडजस्ट करना है। आप जैसे ही इस आर को एडजस्ट करेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी? जीरो। करंट जीरो हो गई, इसका मतलब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कितना दे रहा है? जीरो। और गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन जीरो आ गए तो इसे कंडीशन ऑफ बैलेंस भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है? नल पॉइंट भी कहा जाता है। सो दोनों डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी हुई है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर। सो प्लीज कीप इन द ब्रेन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या किया? उसे मूव किया। अब बात कर लेते हैं आगे की, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो
आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ओके, सो बैलेंसिंग वाला समझ में आ गया. व्हेन balancing condition obtain, किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, IG की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. IG ये रहा, दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये है आपका IG. IG 0 हो गया तो ये जो I1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा I3 के इक्वल हो जाएगा. क्यों इक्वल हो गया, I समझना, बहुत अच्छे समझना, हमारा I1 किसके इक्वल हो गया, I3 के. क्यों, यहां से जो करंट जा रही थी वो यहाँ ड्रॉप हो रही थी, अब ड्रॉप हो ही नहीं रही है क्योंकि IG 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आए, तो जितनी I1 थी वो पूरी पूरी कहाँ फ्लो हो जाएगी, I3 में फ्लो हो जाएगी. सेम टू सेम I2 किसके बराबर हो जाएगा, I4 की. यहाँ 0 है तो I की नहीं, और कुछ ऐड ही नहीं होगा तो I2 और I4 क्या हो जाएंगे, सेम हो गए. अब सेम होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर हमें कंडीशन मिल गई, तो कौन सी कंडीशन मिलेगी, पोटेंशियल एट B एंड D इज सेम. तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सेम इसलिए हुआ, हमें बैलेंसिंग कंडीशन मिली है और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 मिला है. I hope so you understood till that. तो VB is equals to VD. तो VB is equals to VD हो गया. अब इसी को अपन 2 पार्ट में दे लेते ताकि आगे जाके बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अपने को. तो VB is equals to कितना आ गया है, VD आ गया है. सो यहां क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, VA में से भी क्या निकाल लेते हैं, VB, और यहां पर VA में से क्या निकाल लेते हैं, VD. घबराइए मत, दोनों तरफ मैंने VB और VD को किस में से सब्ट्रैक्ट किया है, VA में से. आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर A पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, किसके कंपेयर में, B के कंपेयर में. यहां पर भी A के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है D के कंपेयर में, तो VA में से B माइनस कर दिया, VA में से D माइनस कर दिया. क्यों किया, AB के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो I1P है, AD के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो I2R है. ठीक है, ओम्स लॉ ही देखा होगा ना आपने, सुना है, पढ़ाया मैंने, V इज इक्वल टू IR होता है. तो रेजिस्टेंस है, P भले नाम है उसका, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1P. इधर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा. ठीक है, तो काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसको दिमाग में ले लो कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है. तो VA माइनस VB की जगह क्या लिख देंगे आप, यहां लिख देंगे आप I1P, और VA माइनस VD इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, I2R. ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा. फिर यहां वापस इसी का इस्तेमाल करने वाले, यूज करने वाले. अभी हमने VA किया था, अब VB में से क्या निकाल लेते हैं, VC, और VD में से भी क्या माइनस कर दें, VC. क्यों माइनस के, दिमाग लगाइए, हमें BC के अक्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल, हमें CD के अक्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल. तो VB माइनस VC कितना आ जाएगा, I3Q आ जाएगा, और VD माइनस VC कितना आ जाएगा, I4S आ जाएगा. अब जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, इधर I1P और नीचे आ जाएगा I3Q, I2R और नीचे आ जाएगा I4S. तो आप देख सकते हैं, हमने पहले भी बोला था I1 किसके इक्वल है. अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत आए, समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं. तो यहाँ हो जाएगा I1 किसके इक्वल है, यहाँ लिखा भी हुआ मैंने, I1 इज इक्वल टू I3 और I2 इज इक्वल टू I4. वापस लिख देता हूँ, I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4. ये कैंसिल हो गया, वी गॉट इट, P अपॉन Q R अपॉन S. ये तो बैलेंसिंग कंडीशन को प्रूफ कर दिया. हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है और अननोन कौन है, S है. तो कैसे निकलेगा ये,
आर इंटू क्यू अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, उम्मीद करता हूं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल डेरिवेशन से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो आप अच्छे से। Now let's come to the next. So now we are talking about Wheatstone Bridge. तो सर अभी क्या पढ़ा? तो वो Wheatstone Bridge सिंपल डेरिवेशन से पढ़ा था हमने। Wheatstone Bridge, unknown resistance by using Kirchhoff's voltage law। तो हीरो लोग हम क्या यूज करने वाले हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का अननोन रेजिस्टेंस एस निकालने के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपके हो गया सेल ई, और ये आपका ओपन स्विच। पहले तो मान लो इसके अंदर ये बीच में हो गया गैल्वेनोमीटर, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको लो स्विच कर देते हैं और फिगर है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका S, ये आपका RG, यहाँ करंट फ्लो रही है IG, यहाँ पर भी IG है। यहाँ क्लोज स्विच कर दिया हमने, I करंट फ्लो हुई, I करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 और I2 में। अब यहाँ पर I3 करंट है, वो किसके बराबर हो जाएगी? IG यहाँ पे फ्लो हो चुकी है नीचे, तो I1 में से आपको क्या निकालना पड़ेगा? IG। I1 में से क्या निकालना पड़ेगा? IG, सीधी सी बात है। और यहाँ से जैसे वो नीचे गिरेगी ऊपर की तरफ ये आएगा I4, तो I4 किसके बराबर होगा? सीधी सी बात है, प्लस होगी। I2 में क्या प्लस हो जाएगी? IG प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करें? बाय अप्लाइंग KVL, इसमें भी KVL अप्लाई करते हैं, दोनों में KVL अप्लाई करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। KVL अप्लाई कर दिया यहाँ पर क्लॉकवाइज, और इसमें भी मैंने KVL अप्लाई कर दिया क्लॉकवाइज। KVL जिसको नहीं आता वो डेरिवेशन इसको समझ में नहीं आएगा, सॉरी फॉर देट। आपको एक बार और वीडियो देखना पड़ेगा KVL का। अगर आपको KVL आता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आप आसान से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी वो समझना। यहाँ से देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहली इक्वेशन यहाँ बनेगी, ठीक है। KVL कहाँ अप्लाई करें? लूप का तो नाम लिखना भूल ही गया मैं, तो लूप का नाम क्या हो जाएगा? ABDA, लूप ABDA। इन लूप ABDA में अप्लाई कर रहे हैं, और कैसे अप्लाई किया है? क्लॉकवाइज, भाई लो क्लॉकवाइज अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा I1P, ठीक है। I1P हो गया, प्लस यहाँ से भी डायरेक्शन देखिए, सेम टू सेम डायरेक्शन है, IG सेम डायरेक्शन में, तो IG इंटू क्या हो जाएगा? RG हो जाएगा, लेकिन I2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस क्या हो जाएगा? I2 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत इसमें?
इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब बात करें तो इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, इस लूप में बात करें, और ये भी कैसे लगाया मैंने, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लगाया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा तो जल्दी चीज समझ में आएगी। यहाँ देख लीजिए इसके सेम डायरेक्शन में, मतलब I3 किसके सेम डायरेक्शन में है, इस लूप की सेम डायरेक्शन में जो लूप हमने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज। तो यहाँ आ जाएगा I3 की जगह क्या लिखा जाएगा, I1 माइनस IG, और यहाँ रेजिस्टेंस कौन है, Q, तो प्लस में आ गया। ये देखो ये अपोजिट में, अपोजिट में तो क्या लिखा जाएगा इसको, माइनस I2 प्लस IG, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में ये भी अपोजिट में, तो माइनस क्या आ जाएगा, IG RG इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेम टू सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। बाय एडजस्टिंग नॉन रेजिस्टेंस आर by which zero deflection in galvanometer, so balancing condition obtained, balancing condition obtained. So we got it, the balancing condition. This is very easy. It means I can say that IG कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, अब IG यहाँ पर 0 हो गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ IG is equals to 0 in इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देता हूं, इसके बाद इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में पुट करूंगा तो आप समझिए, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ रह जाएगा I1P प्लस का प्लस, यहाँ IG 0 हो गया, तो 0 इंटू क्या रह जाएगा, RG, और माइनस क्या रह जाएगा, I2R। तो ये 0 हो गया, I1P, ये माइनस का उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का I2R। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरा देखिए, दूसरी इक्वेशन में यहाँ अगर IG 0 है तो I1 माइनस 0 इंटू Q हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस, इंटू आ जाएगा S, और ये अगर 0 है तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, RG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ आ गया I1Q, और इस माइनस I2S को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का I2S हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। सेम टू सेम कंडीशन लानी है, इक्वेशन 1 को किस में डिवाइड कर, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय फोर्थ। हीरो लोग समझना, ठीक है, मैं लगातार बोल रहा हूँ, मेरी आवाज थोड़ी कम हो सकती है, आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, I1P में किसको डिवाइड कर देंगे, I1Q को, और इधर आएगा डिवाइड I2R में I2S को, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया P/Q इज डिवाइडेड बाय R/S। तो S/S इज इक्वल टू वापस क्या आ जाएगा, Q/P इंटू क्या आ जाएगा, R। तो फिर हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाल दिया, किसको यूज करके निकाला, KVL। देखो मैक्सिमम CBSE और RBSE में ये बात ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल तो वो सब कर लेगा, लेकिन KVL अप्लाई करके करना बहुत आसान है और इसी को ज्यादा पूछा जाता है। बस आपको लिखना क्या है, R जो कि नॉन रेजिस्टेंस है उसको एडजस्ट किया, जिसकी वजह से IG क्या हो गया, 0 हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। अब मैंने आपको बोला था कि मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मीटर ब्रिज। और मैंने कहा था कि एक्सपेरिमेंट से समझने वाली चीज है, इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, मीटर ब्रिज and its
लिमिटेशंस। इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पस है ये, इसलिए इसका प्रैक्टिकली समझाना बहुत अच्छा है। तो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आप एक व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको तुरंत आंसर देना है सर मीटर ब्रिज इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। किसके ऊपर काम करता है ये? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है, तो इसकी कंडीशन हमें पता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो सर डिफरेंस क्या होता है? यहां पर भी हम क्या निकालते हैं? S निकालते हैं, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/P इंटू क्या हो जाएगा? R। बस डिफरेंस ये है, यहाँ जो दो रेजिस्टेंस हैं वो लेंथ के टर्म्स में आते हैं। जैसे कि फैक्टर पढ़ा होगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एल के। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर 5 में मैंने पढ़ाया हुआ है ये। तो ये जो Q है, यहाँ जो Q है, ठीक है, Q की जगह हम लिखते हैं, देखो मान लीजिए एल पे आपकी बैलेंसिंग कंडीशन आ गई, एक लेंथ एल है उसके ऊपर बैलेंसिंग कंडीशन आ गई, तो बची हुई जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 100 माइनस एल, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? आर। ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया? यहाँ जो आपका मीटर ब्रिज होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने सेंटीमीटर का वायर होता है? 100 सेंटीमीटर का टोटल वायर होता है। मान लीजिए आप की बैलेंसिंग लेंथ पहली कितनी आ गई? एल, एल आ गई। तो एल अगर पहली लेंथ है तो बची हुई लेंथ कितनी होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी लेंथ क्या निकालनी पड़ेगी? 100 माइनस एल। तो ये पहली जो लेंथ है वो पी की वैल्यू होगी, और बची हुई वैल्यू किसकी होती है? क्यू। तो पी की जगह हमने एल लिख दिया, और क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया? 100 माइनस एल। तो ये एक फॉर्मूला आपको जो अच्छे से याद रखना है, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है वो याद रखनी है। तो क्या लिमिटेशन हो सकती है वो अच्छे से समझना। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है, और इस एंड पॉइंट्स की क्या होती है? रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं इसकी? और ये रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी जो होती है मीटर ब्रिज की उसको अफेक्ट करता है। तो पहली लिमिटेशंस मैं लिख रहा हूं यहां पर, हीरो लोग बहुत अच्छे समझना, इसकी पूछी हुई है लिमिटेशन। द रेजिस्टेंसेस ऑफ एंड पॉइंट्स अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, तो एंड पॉइंट जो होते हैं मीटर ब्रिज के वो क्या करते हैं? यहाँ पर अफेक्ट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज। अब आप बोलोगे सर क्या करें जिसकी वजह से ये इफेक्ट खत्म हो जाए? तो इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ कैन वी रिड्यूस that resistance of the end points not going to be affect the sensitivity of meter bridge। तो इसका आंसर क्या होगा मैं समझ लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। टू नलीफाई दिस इफेक्ट, अभी यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं इसलिए मैं आपको बना के भी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना है कि इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इफेक्ट कैरी फोस्टर, क्या नाम है इसका? कैरी फोस्टर्स ब्रिज इज यूज्ड। तो क्या यूज करेंगे आप? कैरी फोस्टर ब्रिज यूज करेंगे। देखो द रेजिस्टेंस एंड पॉइंट होते हैं किसके? होते हैं मीटर ब्रिज के। वो सेंसिटिविटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं मीटर ब्रिज की। सो नलीफाई दिस इफेक्ट कैरी फोस्टर ब्रिज हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। दूसरी बात करते हैं, दूसरी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशंस है, इसके अंदर एक कॉपर स्ट्रिप लगी होती है दोस्तों। क्या लगी होती है? कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप्स हैव इट्स ओवन रेजिस्टेंस बट in calculation
in calculation we are neglecting it, so the result is always errorful. तो याद रखना कॉपर स्ट्रिप है जिसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, उनके पास भी उनका खुद का रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेशन नहीं लेते हैं, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, एररफुल होगा। एक तो ये समझना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन होगा इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करना है, उसकी पोजीशन अननोन को नॉन की जगह रखना है और नॉन को अननोन की जगह रखना है। अब मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नॉन को अननोन क्या है सर, तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा बॉस। बस आपको याद रखना है, चेंज द पोजीशन ऑफ नॉन एंड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है जिसकी वजह से एररफुल रिजल्ट नहीं आए। थर्ड बात कर रहे हैं, करंट शुड नॉट फ्लो फॉर लॉन्ग टाइम्स थ्रू द वायर, अदरवाइज वायर विल बी हीट अप एंड इट विल चेंज इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ध्यान रखना, करंट शुड नॉट फ्लो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लगातार जो करंट फ्लो हो रहा है वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वायर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा और हीट होने से वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। सो इट विल चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर आप करंट लगातार फ्लो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का वायर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हीट बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वो वायर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और उसकी लेंथ बढ़ेगी और हीटअप होकर वो क्या हो जाएगा, टूट भी सकता है। फोर्थ है, जोकी शुड नॉट स्लाइड टाइटली ऑन द रेजिस्टेंस, अदरवाइज क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी चेंज। इसके ऊपर जोकी है, जोकी कोई और मत समझ आना हीरो लोग, जोकी का मतलब है एक की आती है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव करते हैं हम लोग, तो मैं समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। जोकी विल नॉट मूव और slide tightly, by which area of the wire is changed। तो यहाँ एरिया ऑफ वायर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इतना प्रेस करके भी झुकी को नहीं घुमाना है जिसकी वजह से किसमें चेंज आ जाए, एरिया में। तो वापस फटाफट बात कर लेते हैं। लिमिटेशन नंबर 1, आप यहाँ पर है, द रेजिस्टेंस ऑफ द एंड पॉइंट अफेक्ट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज। तो रेजिस्टेंस होते हैं एंड पॉइंट की, वो सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इस अफेक्ट को खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज अफेक्ट नहीं हो, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कैरी फॉस्टर ब्रिज। दूसरा है कॉपर स्ट्रिप की खुद का रेजिस्टेंस होता है और उसको हम नेगलेक्ट करते हैं हर बार कैलकुलेशन में, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, एररफुल। इसको मिनिमाइज करने के लिए आप नॉन और अननोन रेजिस्टेंस को बार बार क्या करना है, चेंज करना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है, फिर रीडिंग्स लेनी है। थर्ड है, करंट शुड नॉट फ्लो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इससे रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जोकी को आपको टाइटली स्लाइड नहीं करना है या टाइटली मूव नहीं करना है, जिसकी वजह से आप जैसे प्रेस करोगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर एरिया चेंज हो गया तो उसकी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, ओके, और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल। तो पहले मैं न्यूमेरिकल समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो किस टाइप का न्यूमेरिकल है वो आप अच्छे से समझ लो एक बार। सो हीरो लोग समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है, थैंक यू। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो लास्ट आज का टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। In meter bridge experiment, balance point occur at 45.5 सेंटीमीटर। तो आपको पहला बैलेंस पॉइंट मिला है। पहला बैलेंस पॉइंट का मतलब P इज इक्वल्स टू L, L मिल गया आपको फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट वेयर R इज इक्वल्स टू, तो R भी आपको मिल गया 5 ओम। फाइंड अननोन
रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, गिवन डेटा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमें एल दे रखा है जिसको हम बोलते हैं पी। तो पहली बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई है, 45.5 सेंटीमीटर आ गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर हमें क्यू निकालना है। क्यू का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस एल। तो 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 45.5। तो 45.5 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ सिंपल सी बात देखो कितना आ जाएगा हमारे पास। अरे कोई तो पता होगा किसी को, ये कितना आ जाएगा, 54.5 सेंटीमीटर आ गया। एंड आर हमें गिवन है यहाँ पर, कितना है आर, 5 ओम। तो अब मैं इस फॉर्मूले को आपके सामने शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझना। तो फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस क्या है, एस। एस का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इंटू आर। काफी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे आगे एस का एस रखा, 100 माइनस एल हम निकाल चुके हैं, 54.5 डिवाइड एल भी हमें दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 10। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसर, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन करनी है हमें। अब यहां पर देख सकते हो हमें कितना दे रखा है, 5 ओम। अगर हमें 5 ओम दे रखा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे कितना दे रखा होता, 8 ओम दे रखा होता, तो कुछ भी अलग अलग दे सकता है, तब कैसे करते, क्या सिचुएशन रहती, वो भी आपको दिमाग से याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए इसको 8 ओम दे रखा है अपने को, तो यहाँ पर भी कितना कर देते हम लोग, 8 ओम कर लेते। तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ता, 8 ओम करना पड़ता। अब इसको सॉल्व करें तो 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये, 5 1 जा 5, 0 9 9, फिर कितना लग जाएगा ये। ये कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट, एस इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो 109 मल्टीप्लाई विथ 8 डिवाइडेड बाय 91, इसे आप सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.58 ओम। काफी सिंपल है, मैंने चेंज किया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अगर आपको बोले कि बैलेंसिंग लेंथ को एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज करेंगे तो पहले वाली बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, खाली समझाने के लिए, 54.5। तो 100 माइनस एल कितना आ जाएगा, 45.5 सेंटीमीटर। ऐसा है तो घबराइएगा नहीं, तो पहले वाला बैलेंसिंग हो जाएगा, दूसरे वाला भी क्या निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा अगर पहले वाला पी है तो। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ। सो इसे रिवाइज करिए और एंजॉय करिए लेक्चर सीरीज ऑफ फिजिक्स। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए एसके सर के साथ। जय जवान जय किसान।